नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। फिर गरमाया पेपर लीक और एंट्रेंस एग्जाम्स में गड़बड़ी का मुद्दा। नीट 2024 के अंतिम परिणामों पर है आरोप। नीट मार्किंग सिस्टम से जारी हुए कुछ इम्पॉसिबल मार्क्स। पहली बार एक्वा कल्चर ने ट्रेडिशनल मत्स्य पालन को छोड़ा पीछे। हो सकता है भूखमरी और खाद्य सुरक्षा का समाधान। भारत भी एक्वा कल्चर प्रोडक्शन में हुआ टॉप 10 देशों में शामिल। और रूस में संपन्न हुई ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। लोकल करेंसी में ट्रेड करने का लिया गया अहम फैसला। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई भी हुए शामिल। आइए खबरों की शुरुआत करें। विद्यार्थियों को देश का भविष्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्हीं के कंधों पर देश की जिम्मेदारी है। यही विद्यार्थी देश को ऊंची ऊंची बुलंदियों पर ले जाएंगे। लेकिन ये बातें और जमीनी हकीकत, कुछ उतना ही अंतर है इन दोनों में जितना धरती और आसमान में। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों से पेपर लीक होना, भर्ती प्रक्रिया या एंट्रेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी करना एक आम घटना सी हो गई है। वहीं ऐसी समस्या को और जटिल बना देता है ये सिस्टम और सिस्टम में बैठे हुए कुछ करप्ट लोग। क्योंकि ऐसे में एक विद्यार्थी कहां जाए, इसका एक अंतिम विकल्प बचता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट भी कोई ठोस कार्यवाही न करे तो ऐसे में अब विद्यार्थी क्या करें? इसके जवाब में कुछ कहना मुश्किल है। दरअसल हम बात कर रहे हैं नीट 2024 परीक्षा की। खबर पर आने से पहले चलिए सारे घटनाक्रम को जान लेते हैं, जिससे मुद्दे को समझना आसान होगा। नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा। यह भारत में एक मेडिकल शिक्षा की पढ़ाई करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट है। इसे सालाना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित किया जाता है और इस साल की परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। इसमें 24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। उस समय भी पेपर लीक होने के आरोप लगे थे और देश भर में कई छात्रों ने, विद्यार्थियों ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन वो बात आई गई हो गई। लेकिन हाल ही में इसका रिजल्ट आया, जिसके बाद से ही यह विवाद और ज्यादा बढ़ गया। विवादों के कारण को हम एक एक पॉइंट करके समझ लेते हैं। सबसे पहला विवाद है 67 छात्रों ने पूर्ण 720 में से 720 अंक प्राप्त किए। दूसरा विवाद है विद्यार्थियों ने 718, 719 अंक प्राप्त किए, जो कि नीट मार्किंग सिस्टम के अनुसार असंभव है। तीसरा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी आंसर की। चौथा, परिणामों की शीघ्र घोषणा, अर्थात निर्धारित तिथि रिजल्ट निकालने की 14 जून थी, लेकिन 10 दिन पहले ही परिणाम प्रकाशित कर दिया गया। उसके अलावा एक अन्य विवाद ग्रेस मार्क्स को लेकर भी है। हम यहाँ अंकों की गड़बड़ी को देख लेते हैं, जिसे एक आम व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। जैसे नीट की परीक्षा में 180 प्रश्न होते हैं। इनमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का दंड होता है। इसका अधिकतम स्कोर है 720। वहीं हमने ऊपर बताया था कि 718 और 719 अंक भी मिले हैं विद्यार्थियों को। अब यदि वह एक प्रश्न छोड़ता है तो उसके अंक 716 होने चाहिए, और यदि वो एक गलत कर देता है तो उसके अंक होने चाहिए 715। यानी 718 और 719 अंक किस आधार पर दिए गए, इसका कोई भी आधार नजर ही नहीं आता। पारदर्शिता की कमी और नतीजों में विसंगतियां नीट परीक्षा प्रक्रिया की गहन जांच की मांग करती हैं। इन्हीं के चलते विवाद और बढ़ा, जिसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने इन आरोपों का जवाब देने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कथित पेपर लीक और 1543 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स में आई अनियमितताओं के बारे में जवाब भी मांगा है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि एक पैनल ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड मुद्दे की समीक्षा करेगा। एनटीए ने कहा है कि ग्रेस मार्क्स परीक्षा के लिए योग्यता मानदंडों को प्रभावित नहीं करते। साथ ही यह भी कहा कि गठित पैनल 1 सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें देगा और संभव है कि परिणाम संशोधित किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक बात जो आपके लिए जानना जरूरी है, और वो है तमिलनाडु सरकार ने नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति ए के राजन द्वारा की गई थी।
व्यापक डेटा विश्लेषण और छात्रों, अभिभावकों और जनता से प्राप्त इनपुट के आधार पर समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। अब आप भी देखिए, पूरी खबर हो जाने के बाद भी एक मुद्दा जो आपसे भी छूट गया और वर्तमान घटनाक्रम से भी, जिससे सभी का ध्यान पूरी तरह से हट गया है, वो है पेपर लीक का मामला। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि खबरों से मुख्य मुद्दा ही गायब हो जाए, क्योंकि यहां भी इतने सारे विद्यार्थियों को पूर्ण अंक मिलना मन में संशय जरूर पैदा करता है। FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन ने हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार दुनिया में एक्वाकल्चर यानी जलीय कृषि पारंपरिक मछली पकड़ने से ज्यादा हो गई। यह बदलाव दिखाता है कि अब लोग एक्वेटिक एनिमल की खेती पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। चलिए इस रिपोर्ट के कुछ दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डाल लें। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 नाम की इस रिपोर्ट में बताया गया कि पहली बार एक्वाकल्चर उत्पादन ने पारंपरिक मत्स्य पालन को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट पर आने से पहले आप एक्वाकल्चर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। एक्वाकल्चर यानी जलीय कृषि का मतलब है मछली, मोलस्क, क्रस्टेशियंस और जलीय पौधों की खेती। और यहाँ खेती का मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए सुधारों से है, जैसे नियमित स्टॉकिंग, फीडिंग, उनकी सुरक्षा इत्यादि। अब आते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर। एक्वाकल्चर उत्पादन करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत का भी स्थान आता है। भारत के अलावा चीन, इंडोनेशिया जैसे देश इस सूची में शामिल हैं। ये देश मिलकर वैश्विक एक्वाकल्चर उत्पादन में लगभग 90% का योगदान देते हैं। 2022 में एक्वाकल्चर उत्पादन कुल 13.09 मिलियन टन था, जिसमें 51% हिस्सा एक्वेटिक एनिमल का था। ये आंकड़े जलीय कृषि में बढ़ती विश्व जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने की क्षमता को दर्शाते हैं। यह पिछले 5 दशकों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली खाद्य उत्पादन प्रणाली है। भारत के दृष्टिकोण से यदि इस रिपोर्ट को देखें तो 2022 में भारत में पाई जाने वाली कतला मछली प्रजाति शीर्ष 10 प्रजातियों में 8वें स्थान पर थी। ये मछलियां शुरू में उत्तर भारत की नदियों में ही पाई जाती थी, लेकिन अब पूरे भारत में इनकी मौजूदगी है। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार की पहाड़ी नदियों में भी ये पाई जाती हैं। अब हम इस बात पर आते हैं कि एक्वाकल्चर की ओर बढ़ना क्यों जरूरी है। दरअसल एक्वाकल्चर में पृथ्वी और मानव के स्वास्थ्य में सुधार करने की क्षमता है, बशर्ते इसे पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से प्रोत्साहित करें। एक्वाकल्चर में खाद्य सुरक्षा और पशु कल्याण पर भी विचार किया जाता है। दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रोटीन का मेन सोर्स होने के कारण एक्वेटिक एनिमल का महत्व बढ़ा है और इन खाद्य पदार्थों की वैश्विक प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 2022 में कुल 20.7 केजी हो गई, जो 1961 में मात्र 9.1 केजी थी। आने वाले वर्षों में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है। आइए अब एक नजर FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन पर डालें। 1945 में स्थापित खाद्य और कृषि संगठन FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है। इसके अलावा विश्व खाद्य कार्यक्रम और IFAD यानी कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष भी इसमें शामिल है। यह वैश्विक भुखमरी की समाप्ति और पोषण तथा खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को लीड करती है। इसका लक्ष्य सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना है। 130 से ज्यादा देशों में कार्यरत FAO की सदस्य संख्या 195 है। हिंदी माध्यम से UPSC की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQ IAS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, PT और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और CSET क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, PT पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो अमृत लाइव कोड यूज कीजिए। 10 जून से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए मुझे। खुद का घर होना हर एक परिवार का सपना होता है। इसी को ध्यान में रखकर नई सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी भारत में 3 करोड़ और घरों को बनाने की मंजूरी दी है। खबर को विस्तार से समझने से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानना होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 हिस्से हैं, इसको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। एग्जाम के लिहाज से इनके मंत्रालय भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का नोडल मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। यदि हम इसकी अभी तक उपलब्धि को देखें तो पिछले 10 सालों में PMAY ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए
4.21 करोड़ घर सुनिश्चित किए हैं। अब हम आते हैं खबर पर। मंजूर किए गए 3 करोड़ घरों में से 2 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनेंगे, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1 करोड़ घरों का निर्माण होगा। उपलब्ध घरों में शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और जल कनेक्शन जैसी मूलभूत सुविधाएं होंगी, जो केंद्रीय और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के तहत सुनिश्चित होंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हर लाभार्थी को मैदानी इलाकों में 1,20,000 रुपए और पहाड़ी राज्यों, मुश्किल इलाकों, आदिवासी और पिछड़े जिलों में 1,30,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। केंद्र सरकार ने दी जाने वाली इस सहायता को लगभग 50% तक बढ़ाने का फैसला किया है, अर्थात मैदानी क्षेत्रों में अब 1.8 लाख रुपए और पहाड़ी राज्यों, मुश्किल इलाकों और आदिवासी जिलों में 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। वहीं इस योजना के तहत केंद्र और राज्य मैदानी इलाकों में 60:40 के अनुपात में आर्थिक मदद देते हैं, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों, 2 हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर के लिए यह अनुपात 90:10 का है। केंद्र सरकार लद्दाख और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना के तहत बनने वाले घरों के लिए 100% सहायता करती है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया है और ये बैठक 10 जून को रूस के निजनी नोवगोरोड में आयोजित की गई थी। इसमें ब्रिक्स देशों के मंत्रियों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। यह बैठक ब्रिक्स के विस्तार के बाद पहली मंत्री स्तरीय बैठक थी। इसमें 2023 में शामिल हुए नए सदस्य देशों यानी कि मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई ने भाग लिया। भारत ने भी इन देशों का ब्रिक्स में शामिल होने पर वार्म वेलकम किया है। आमतौर पर विदेश मंत्री ऐसी बैठकों में भाग लेते हैं। चूंकि भारत में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल ही रही है, इसलिए भारतीय विदेश मंत्री बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस नहीं जा पाए। इसलिए इस बैठक में भारत का नेतृत्व किया वरिष्ठ राजनयिक दम्मू रवि ने। बैठक का मुख्य मकसद ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और वित्तीय लेन देन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना था। इसके अलावा अफ्रीकी इकाइयों को समर्थन देने और महाद्वीप में शांति प्रयासों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता के लिए समर्थन पर भी बातचीत की गई। इस पूरी बैठक में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे रहे, जिसमें पहला मुद्दा स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देना था। इसके लिए उन्होंने जोहान्सबर्ग 2 घोषणा का हवाला देते हुए कहा कि ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों को स्थानीय मुद्राओं, भुगतान साधनों और प्लेटफॉर्मों के मुद्दे पर विचार करना चाहिए और ब्रिक्स नेताओं को इस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। और दूसरा मुद्दा रहा न्यू डेवलपमेंट बैंक का विकास करना। इसके लिए बैठक में मंत्रियों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी को एक नई प्रकार की बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में विकसित करने की बात कही। यहां हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा जान लें। इसे 2014 में 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया था, जो कि पहले ब्रिक्स विकास बैंक के रूप में जाना जाता था। तो चलिए एक बार फिर हम ब्रिक्स बैठक पर आते हैं। बैठक के अंत में संयुक्त वक्तव्य में 3 मुख्य स्तंभों यानी राजनीतिक और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वित्त और सांस्कृतिक और लोगों के बीच आदान प्रदान पर बल दिया गया और इन स्तंभों पर ब्रिक्स रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। हो सकता है आपके मन में सवाल आए कि ब्रिक्स क्या है। दरअसल ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है। क्रम में नाम इसका ब्रिक था और दक्षिण अफ्रीका जब शामिल हो गया तो नाम हो गया ब्रिक्स। ब्रिक्स के सभी लेटर देश के नाम को बताते हैं। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। 2023 में मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, सऊदी अरब और इथोपिया भी इस समूह में शामिल हो गए हैं और इस सूचना को आप बिल्कुल याद रखिएगा। आइए अब जल्दी से देखें आज का टर्म ऑफ द डे क्या है। आज का टर्म ऑफ द डे है खम्स। खम्स को माल ए गनीमह के नाम से भी जाना जाता है। मध्यकाल में इसे एक तरह का टैक्स माना जाता था। यह लूट तथा भूमि में गड़े खजाने में राज्य का 20% हिस्सा था, जबकि बाकी का 80% हिस्से पर सैनिकों या फिर खजाना ढूंढने वालों का अधिकार होता था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने खम्स के हिस्सेदारी में बदलाव कर इसका 80% भाग राज्य के लिए तय कर दिया और सैनिकों के लिए 20% भाग ही छोड़ा। फिरोज तुगलक ने इस्लामी परंपरा के मुताबिक फिर से 20% हिस्सा राज्य के लिए तय किया। वहीं सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में अपना हिस्सा नहीं लिया। चलिए देखें आज रैपिड न्यूज में क्या है खास।
भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 ने नई कामयाबी हासिल की। मिशन के सुदूर संवेदी पेलोड स्वीट यानी सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप और VELC यानी विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ ने मई के दौरान सूर्य में हुई हलचलों को कैद किया है। इसरो ने इसकी तस्वीरें भी साझा की। ये तस्वीरें कोरोनल मास इजेक्शन से जुड़ी कई X क्लास और M क्लास फ्लेयर्स की हैं, जिससे जियोमैग्नेटिक तूफान पैदा हुए थे। इन तस्वीरों से सौर तूफानों, ऊर्जा वितरण, सूर्य धब्बों की स्टडी करने, अंतरिक्ष मौसम को समझने और भविष्यवाणी करने, तरंग दैर्ध्य के बड़े रेंज में सोलर एक्टिविटी और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की निगरानी करने के साथ साथ लॉन्ग टर्म सोलर डाइवर्सिटीज के अध्ययन में मदद मिलेगी। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को अंतरिक्ष यान PSLV C57 से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ने नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनकर इतिहास रचा है। तमिलनाडु के अरक्कोणम से INS रजाली पर आयोजित पासिंग आउट परेड के दौरान उन्हें इसकी उपाधि मिली। इसी दौरान पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने BHCC यानी बेसिक हेलीकॉप्टर कन्वर्जन कोर्स के 3 अधिकारियों सहित 21 अन्य को गोल्डन विंग्स से नवाजा। इसमें लेफ्टिनेंट गुरकीरत राजपूत को उड़ान में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए रोलिंग ट्रॉफी से, लेफ्टिनेंट नितिन शरण चतुर्वेदी को ग्राउंड सब्जेक्ट्स में पहला रैंक हासिल करने के लिए सब लेफ्टिनेंट कुंटे मेमोरियल बुक पुरस्कार से और लेफ्टिनेंट दीपक गुप्ता को ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट में पहले स्थान के लिए केरल के गवर्नर रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। हाल ही में नासा ने कहा कि खगोलीय तारा ब्लेज स्टार फिर से विस्फोट के कगार पर है। सितंबर से पहले यह किसी भी समय जबरदस्त विस्फोट के साथ फटेगा, जिसे सीधे आंखों से देखा जा सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह 1866 और 1946 में हुए पिछले 2 विस्फोटों के जैसे पैटर्न को फॉलो कर रहा है। दोनों विस्फोटों से 10 साल पहले यह कुछ हद तक चमकीला हो गया था और बड़े विस्फोट से ठीक पहले फिर से मंद हो गया था। वर्तमान में भी ठीक यही हो रहा है। 2015 से यह तारा ज्यादा चमकीला हो रहा था और फिर मार्च 2023 में यह अचानक से मंद पड़ गया। यह पैटर्न बताता है कि एक और विस्फोट नजदीक है। ब्लेज स्टार का लैटिन में अर्थ है नया तारा। इसे आधिकारिक तौर पर टी कोरोना बोरेलिस कहा जाता है। इसे आवर्ती नोवा का एक दुर्लभ उदाहरण मानते हैं। यह एक द्विआधारी तारा प्रणाली है, जिसमें एक ठंडा लाल विशालकाय तारा और एक छोटा गर्म सफेद बौना तारा एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। हर 80 साल में लाल विशालकाय तारा सफेद बौने की सतह पर पदार्थ को धकेलता है, जिससे विस्फोट होता है। हालांकि दूसरे तारे भी कुछ ऐसा ही करते हैं, पर इतने कम समय के लिए नहीं। दुनिया में चल रहे उथल पुथल के बीच 13 से 15 जून को इटली में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा सहित G7 देशों के अन्य नेता भी शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में तकरीबन 1 दर्जन गैर G7 देश के नेताओं को भी बुलाया गया। इस बार के बैठक के एजेंडे में यूक्रेन को फंडिंग और समर्थन बढ़ाना, हमास इजराइल जंग, हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव और प्रवासन शीर्ष पर है। G7 दुनिया के विकसित 7 देशों का अनौपचारिक संगठन है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। यूरोपीय संघ इसका स्थायी साझेदार है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के 3रे संस्करण का ऐलान किया। इसके तहत 3 श्रेणियों प्रिंट मीडिया, टेलीविजन और रेडियो में 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में 33 सम्मान प्रदान किए जाएंगे। यह सम्मान भारत और विदेशों में योग के प्रचार प्रसार में मीडिया की अहम भूमिका की सराहना करता है। यह योग के अनेक फायदों को प्रोत्साहन देने में मीडिया की क्षमता और जिम्मेदारी को पहचान दिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की स्थापना जून 2019 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई थी, जबकि पुरस्कारों का पहला संस्करण 7 जनवरी 2020 को आयोजित किया गया। मलावी के उपराष्ट्रपति सौलोस क्लॉस चिलिमा सहित 9 अन्य लोगों की एक विमान हादसे में मौत हो गई। इसे लेकर राष्ट्रपति चकवेरा ने मलावी में राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है। इससे पहले उपराष्ट्रपति को ले जा रहे विमान के लापता होने की खबर आई थी। विमान अचानक रडार से गायब हो गया था। इसके बाद विमान से जुड़े अधिकारियों ने विमान से संपर्क बनाने की कोशिश की, पर इसका पता लगाने में विफल रहे। खोज अभियान के बाद लापता विमान का मलबा जंगल में मिला, जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचा था। 12 फरवरी 1973 को जन्मे चिलिमा प्रमुख मलावी राजनीतिज्ञ और बिजनेस एग्जीक्यूटिव थे। राजनीति में प्रवेश करने से पहले चिलिमा का निजी क्षेत्र में प्रतिष्ठित करियर था। फिर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और जून 2020 में उपराष्ट्रपति बने।
आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? वर्ल्ड बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, खाद्य एवं कृषि संगठन या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने की थी। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे कौन से सवाल पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न पूछा गया था, अग्निपथ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्निपथ योजना को सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए 2021 में शुरू किया गया था। इसमें चयन के लिए आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला कथन, दूसरा कथन सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत है? सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कथन 2 सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर ओडिशा? और सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, इस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। उसे लीजिए, उसको पढ़िए और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्कार।